Hello, dear students. Hi, everyone. Myself, Hiren N. Molia, and welcomes you to Genity Institutes for NEET. तो बच्चों आज हम लोग जो है वो नीट एग्ज़ाम 2021 नीट 2021 एग्ज़ाम जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ओके बच्चा पार्टी, चलो तो बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं अपना सॉल्यूशन। चलो फर्स्ट वन क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा कुछ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शॉन इन द फिगर। तो यहाँ से बच्चे लोग इजीली जो है वो समझ में आ जाता है यहाँ पे हम लोगों को कि अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये अपना जो कैपेसिटर है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैपेसिटर पे ये जो अपने पास है वो कॉमन वायर है, यानी कि ये वायर से हम लोगों ने एक ही कैपेसिटर की दो प्लेट जो है उसको कनेक्ट कर दिया है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपने पास से ये जो कैपेसिटर है वो निकल जाएगा, यानी कि वो कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो अब तो सिर्फ हमारे पास इक्विवेलेंट जो है वो सर्किट की बात करें तो वो तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे कुछ बन गई। यहाँ पे एक कैपेसिटर और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर और ये दोनों हमारे कनेक्शन। तो इसका कैपेसिटेंस है सी जितना, इसका कैपेसिटेंस भी सी जितना और दोनों कैपेसिटेंस हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C प्लस C क्या हो जाएगा 2C। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा फर्स्ट वन में 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोलर मोलिक्यूल्स आर द मोलिक्यूल्स। ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। चैप्टर नंबर 2 में अपने पास कॉन्सेप्ट था पोलराइजेशन और ये पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे अपने पास ये जो है वो एमसीक्यू है। फर्स्ट ऑप्शन बात करें, हैविंग अ जीरो डाइपोल मोमेंट, इट्स नॉट ट्रू। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, ये भी सही नहीं है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, ये भी सही नहीं है। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सही है बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज द करंट I is equal to 5 ampere as shown. An electron is moving with the speed of V is equal to यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है 10 टू दी पावर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर R is equal to 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of force experienced by electron. तो फोर्स F इज इक्वल टू अपने पास कॉन्सेप्ट था बेटा BVQ साइन थीटा। हियर V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट दी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो यहाँ से ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो B की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, V तो है हमारे पास, Q भी है। अब B के लिए हमारे पास बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अपने पास फॉर्मूला था म्यू नॉट I अपॉन 2πr इंटू वेलोसिटी V इंटू चार्ज Q। अब ये सभी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा बच्चों। चलो तो ये सभी वैल्यू आप लोग जो है वो यहाँ पे
ऐड कर दो तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाला पार्ट, सॉरी सिर्फ इतना, नॉट आर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का आंसर जो है वो हो जाएगा 10 टू द पावर -7। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, फिर आई की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को 5, वेलोसिटी 10⁻⁵ और चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका सॉल्यूशन कर दो तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जब मैंने सॉल्यूशन किया हुआ था बेटा, ओके यस, अभी इसमें आर की वैल्यू भी आप लोगों को डालनी है बेटा। तो आर जो है वो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 20 इंटू 10⁻²। सभी वैल्यू पुट करोगे देन आप लोगों को आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, 8 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है। टेक्स्ट बुक का अपने पास इलस्ट्रेशन है, वो टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन के बेस पे ही अपने पास ये आंसर डायरेक्टली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to the cable with the distance r from the axis of cable is represented by third one graph. Because of inside the wire magnetic field B is equal to mu naught I r divided by 2 pi capital R square। वो कब when r is less than or equal to r होगा तब। और b is equal to मिलेगा हम लोगों को म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r only when r is greater than कैपिटल R। सो ग्रेटर कंडीशन के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड लेस देन कंडीशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही ग्राफ हमारा बनेगा बेटा प्योर थियोरेटिकल चैप्टर नंबर 5 का इलस्ट्रेशन। चैप्टर नंबर 5 में ऐसा इलस्ट्रेशन है, एनसीईआरटी बुक में देख लेना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ ईएमएफ ओके E1 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट गिव्स द बैलेंस पॉइंट ओके L1 दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगी बच्चा 64 सेंटीमीटर। इफ अनदर सेल ऑफ EMF E2 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, replace the first cell, then at what length of wire the balance point occurs। अरे बच्चा आप लोगों को सेकंड वन के लिए बैलेंस पॉइंट निकालना है। ये तो फर्स्ट वन के लिए बैलेंस पॉइंट था, हमें सेकंड वन के लिए निकालना है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, E2 बाई E1 इज इक्वल टू L2 बाई L1। L2 की वैल्यू चाहिए तो L2 इज इक्वल टू E2 बाई E1 इंटू L1। तो E2 की वैल्यू है हमारे पास 2.5, E1 की वैल्यू है हमारे पास 1.5 और L1 की वैल्यू 36। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे बच्चा, आंसर मिलेगा आप लोगों को 60 सेंटीमीटर। ओके आंसर यहाँ पे आप लोगों को जो मिलेगा वो बेटा 60 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in a x direction,
कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई और जेड डायरेक्शन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। चलो तो इसमें कौन सी डायरेक्शन जो है वो दिखाएगा यहाँ पे, उसकी बात करें तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से ये आंसर मिलेगा अपना। ट्रायल एंड एरर मेथड से बात करें तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, दोनों का कैलकुलेशन जो है वो निकालते हैं और आंसर जो है वो क्या मिलता है देखते हैं। चलो इसमें यहाँ पे आंसर तो बेटा 2 होगा, माइनस जे कैरेट प्लस के कैरेट और माइनस जे कैरेट माइनस के कैरेट। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन के लिए तो ऑप्शन बी के थ्रू देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। चलो जे कैप क्रॉस के कैप इनटू माइनस जे क्रॉस माइनस के कैरेट, यहाँ पे माइनस है बीच में और यहाँ पे बीच में है प्लस, जो मैंने क्रॉस कर दिया था वो क्रॉस नहीं है बेटा, प्लस है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे, जे कैरेट क्रॉस जे कैरेट 0, के क्रॉस जे माइनस आए और ये वैसे भी ऑलरेडी जे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई कैरेट, फिर के 0, के जे वो भी आई कैरेट हो जाएगा बट वो भी प्लस, प्लस के हो गया 0 तो ये हो गया 2 आई कैरेट और वो भी पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है बच्चा। नेक्स्ट वन, सीरीज एलसीआर सर्किट आपको दे दी गई है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू एन AC source of potential difference V volt as shown in figure. Potential difference across L, C and R is 40 volt, 10 volt and 40 volt. Okay. आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है VL, VC and VR. So VL की वैल्यू 40 वोल्ट, VR की वैल्यू VC की वैल्यू 10 वोल्ट, VR की वैल्यू 40 वोल्ट। The amplitude of current flowing through the LCR series circuit is 10√2 एम्पियर। I की वैल्यू दे दी गई है हम लोगों को 10√2 एम्पियर एंड हियर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, हम लोगों को Z की वैल्यू निकालनी है बच्चा। किसकी वैल्यू चाहिए? Z की वैल्यू, यानी कि इम्पीडेंस चाहिए हमें। सो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू जो है वो अपने पास फॉर्मूला है V/I, V इज इक्वल टू IR से। तो देखना ये है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या अपना आंसर फाइनली मिलेगा वो। ओके, अब सीरीज LCR सर्किट में एक कॉन्सेप्ट था अपने पास कि सीरीज LCR सर्किट के लिए वोल्टेज जो मिलेगा हम लोगों को वो मिलेगा √VR² प्लस VL माइनस VC²। VL माइनस VC ऑल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है वो डाल देते हैं। चलो, सो VR की वैल्यू 40,
तो ये 40 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 40 माइनस 10, तो ये आ गया 30, 30 का स्क्वायर, तो ये आंसर मिल जाएगा हम लोगों को 50। तो वोल्टेज मिला हम लोगों को 50। अब करंट की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे वैसे तो ये अपना आंसर बनेगा VRMS IRMS। सो VRMS तो हम लोगों को मिला 50। अब IRMS की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी Im/√2, यानी कि √2 10/√2। तो ये दोनों कट, 10 फिफ्जा, देन इम्पीडेंस मिला हम लोगों को 5 ओम। ये अपना आंसर होगा। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर्स ऑफ फोटॉन्स per second on the average emitted by source of monochromatic light of wavelength। ओके, आप लोगों को लैम्बडा दिया हुआ है वेवलेंथ 600 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर। व्हेन इट इज डिलीवर द पावर दिया हुआ है P इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट एंड प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। हम लोगों को क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम n/t की वैल्यू चाहिए। ओके, हमें पावर दिया हुआ है, पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को hc अपॉन लैम्बडा इंटू टाइम तो ऑलरेडी है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड कर देते हैं। चलो तो यहाँ से n/t को सब्जेक्ट बना दो। सो n/t इज इक्वल टू मिल गया हमें डायरेक्टली आंसर P लैम्बडा बाई hc 3.3 इंटू 10⁻³ लैम्बडा 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करते हैं, चलो और आंसर निकाल देते हैं। सो n/t (10⁻⁻16) ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी जो है, थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है वो बच्चा राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन photosensitive surface of negligible work function if m mass is a of photoelectron emitted from the surface has a de Broglie wavelength। here यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, दी ब्रोगली वेवलेंथ कहाँ से मिलेगी सर। हमारे पास फॉर्मूला है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन फाई, बट यहाँ पे आपको दिया है वर्क फंक्शन 5 नेग्लेजिबल यानी कि नियरली इक्वल टू 0। सो के मैक्सिमम यानी कि 1/2 mv² इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। तो ये हो गया p²/2m इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है
है ना बच्चों। P इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारे पास h स्क्वेयर अपॉन लेमड़ा स्क्वेयर, वो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो बोल देते डी, तो ये गया 2m एच सी ऊपर, या गया यहाँ पे लेमड़ा। अब लेमड़ा डी को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, सॉरी लेमड़ा को सब्जेक्ट बना दो, तो लेमड़ा इज इक्वल टू हो गया 2mc अपॉन h इंटू लेमड़ा डी स्क्वेयर। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो ढूंढो, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो अपना फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट वन जो है वो देखते हैं। कॉलम 1 gives the certain physical terms associated with a flow of current through the metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relation involving electrical quantities. Match column 1 and column 2 with appropriate relation. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि आ गया आर ई अपॉन एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ओके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है उसका फॉर्मेशन आ गया हमारे पास यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू E by J, relaxation time, tau is equal to m upon n square sigma, and current density J is equal to NEVD. Okay, then first R, second S, तो ये आ गया आंसर, फर्स्ट जो है वो अपना फाइनल आंसर। चलो देन आपको दिया हुआ है एस्केप वेलोसिटी from the electric escape velocity from the earth surface is v. Escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times greater than of radius, okay, r is equal to 4 times re. चलो कैपिटल आर की वैल्यू 4 आर ई जितनी है, ओके। चलो अब हम लोगों को देखना है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। अब एस्केप वेलोसिटी जो है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे। सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ सेकेंड वन इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वन इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा हम लोगों को R2 अपॉन R1 से। तो सेकेंड वन पे मिल जाएगा ये 4v जितना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d when dropped in a container filled with a glycerin becomes constant after some times. If the velocity of the glycerin, if the density of the glycerin is d by 2, then the viscous force acting on a ball, standard 11 chapter number 10, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के बेस पे फॉर्मेशन है। टर्मिनल वेलोसिटी के बेस पे अपने पास ये जो है वो क्वेश्चन है। चलो एट टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग बात करें तो एट टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स हो जाएगा 0, यानी कि कैपिटल M इंटू जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू जी बाई 2 प्लस F ऑफ V, विस्कस फोर्स एट टर्मिनल वेलोसिटी। हम लोगों को एट टर्मिनल वेलोसिटी विस्कस फोर्स ही चाहिए, तो वो मिलेगा हम लोगों को mg/2, क्योंकि वो सामने वाला mg/2 इस तरफ आएगा तो पूरे में से हाफ जाएगा,
तो मिलेगा mg/2. नेक्स्ट वन, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ फ्रीक्वेंसी n. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 टाइम्स ग्रेटर देन दी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. वाटर फॉल्स फ्रॉम हायर ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ, ओके पहले तो हाइट दिया हुआ है हम लोगों को 60 मीटर एंड मास पर टाइम का रेशो दिया हुआ है 15 kg पर सेकेंड. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by turbine? तो power generation by turbine is equal to 90% of input power. क्योंकि 10% लॉस हो गया ना, तो ये हो गया 0.9 इनपुट पावर यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम. सो एनर्जी, हाइट पे एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh. तो है ही सब वैल्यू. अब बच्चों रख दो यहाँ पे वैल्यू 0.9, m/t की वैल्यू मिली हम लोगों को 15, g की वैल्यू ले लेते हैं 10 और h की वैल्यू है हमारे पास 60. सबको ऐड करेंगे, आंसर मिलेगा 8100 वाट यानी कि 8.1 किलोवाट. चलो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है बेटा, अ डाइपोल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर. विच डायरेक्शन विल इट्स मूव? ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज है. तो डाइपोल की बारे में बात करें तो डाइपोल जो है उसमें टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, नो. टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, यस. ये राइट आंसर आ गया बेटा. थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, राइट साइड जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज. क्लियर बच्चा? चलो तो बच्चों आगे जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V. यानी कि यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. तो यहाँ पे हम लोगों को प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जो है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है. उसमें आप लोगों को जो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे दिया हुआ है V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर. ओके, कैपेसिटर में जो AC करंट जनरेट हो रहा है ना, वो करंट हम लोगों को चाहिए जो हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने उसको डिस्कशन किया हुआ था डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में. सो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा V0 ओमेगा C कॉस ओमेगा t. ये हम लोगों को वैल्यू मिलेगी, यानी कि आ गया अपना आंसर नंबर 1. चल नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन अ t मिनट व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे आपको दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, T2 इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड रूम टेम्परेचर T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. टाइम टेकन बाय
similar cup of coffee to cool from T1 is equal to 80 degree centigrade to the T2 is equal to 60 degree centigrade. At room temperature T is equal to 20 degree centigrade. यहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली जो है वो बेटा थोड़ा सा प्रिडिक्ट जो है वो हो जाएगा. ओके, रूम टेम्परेचर को एक काम करते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग सराउंडिंग टेम्परेचर TS, और वो सराउंडिंग टेम्परेचर के बेस पे अब ये जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. ओके, चलो. वैसे तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखे तो कॉन्सेप्ट के बेस पे एक चीज़ जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रही है, वो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे कॉन्सेप्ट है. क्लियर? ओके. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये सब हम लोगों ने पढ़ा कहाँ था. तो बेटा ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. याद आ रहा है कुछ? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोगों ने ये जो है वो सब पढ़ा हुआ था बेटा. उसमें अपने पास जो है वो कॉन्सेप्ट जो था वो था चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू टेम्परेचर टी. और ये टेम्परेचर जो हम लोगों को मिल रहा था, वो टेम्परेचर की बात करें तो वो हम लोगों को कौन सा मिल रहा था? रूम टेम्परेचर के बेस पे. सॉरी, एवरेज टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर नहीं, ये अपना एवरेज टेम्परेचर हम लोगों को मिल रहा था. तो बस उसी के बेस पे अपना जो है वो ये क्वेश्चन है. डायरेक्टली आप लोग उसको उसी के बेस पे सॉल्व कर सकते हो. चलो, तो पहले फर्स्ट पार्ट में बात करें तो उसमें डेल्टा टी की वैल्यू 90 to 80 यानी कि वो हो गया 10. सो 10/T इज इक्वल टू K इंटू T एवरेज, या फिर T की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे. कहाँ से? तो ये अपने पास वैल्यू था T माइनस TS से, वेर T इज इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर यानी कि 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 85. ओके, तो उसी के बेस पे यहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा 85 माइनस 20. तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम लोगों का बनेगा यहाँ पे 10/T इज इक्वल टू K इंटू 65. 85 माइनस 20. सेकेंड वन, टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाय T, इसको बोल देते हैं T1, इसको बोल देते हैं T2. ओके, चलो. सो अब जो है वो यहाँ पे निकालना है हम लोगों को फाइनल आंसर. T2 के फॉर्म में आंसर लाना है. T1 जो है उसको बोल देंगे हम लोग T. तो ये हो गया K, और इसका एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका एवरेज होगा यहाँ पे 80 प्लस 60/2 यानी कि ये हो गया 70. अब 70 को माइनस करेंगे 20 से तो वो हो गया 50. अब ये दोनों का रेशियो निकालना है हम लोगों को. तो K जो है वो डायरेक्टली कट, और रेशियो निकालोगे तो आंसर आप लोगों को मिलेगा T2 इज इक्वल टू 0 0, यहाँ से 0 0 कट, T2 को ऊपर भेज दो, ये आ गया 13, 22, 5 और ये ओके. तो ये आ गया 13/5, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा. ओके, ये 5, चलो तो ये 5 जाएगा नीचे, तो 13/5 T1, और अगर T1 की वैल्यू अगर हमने T ली है तो ये आ गया 13/5T यानी कि सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 wires of equal length, equal area, cross section and same material is R is equal to 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? ओके, जब आप लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे
तो हम लोगों को डायरेक्टली जो है वो वैल्यू, ओके पहले तो ये हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दिया 0.25। अब आर एस की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो हमारे पास बेटा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, डायरेक्टली ही आर एस अपॉन आर पी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर व्हेन एन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स। चलो तो ये डायरेक्टली हो गया ना बेटा, आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर आर पी। चलो तो एन स्क्वेयर यानी कि टोटल नंबर 4 है हमारे पास, ओके ना, 4 वायर है, उसका स्क्वायर, आर पी की वैल्यू 0.25, तो ये हो गया 16 और ये आ गया 16 इंटू 0.25, तो ये हम लोगों को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थियरी बेस्ड है बेटा, डायरेक्टली आंसर। चलो स्टूडेंट्स इसमें बताओ, आंसर देखते हैं। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट कॉलम, सॉरी करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके चलो पहले जो है वो देखते जाते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, तो उसमें आएगा Q √3RT बाई M। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, तो उसमें आएगा P 1/3 NmV स्क्वेयर। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो आएगा अपने पास 3/2 kBT। एंड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, तो वो आएगा 5/2 RT। तो ऐसा कुछ हुआ, ए में Q, बी के साथ P, सी के साथ S और डी के साथ R, ऐसा ऑप्शन है अपना थर्ड वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, तो स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके। So V naught is equal to 0 meter per second. At a time t is equal to 0, let Sn be the distance travel from the block in an interval of time t is equal to n minus 1 to n. Then the ratio of Sn upon Sn plus 1. ओके तो हम लोगों को चाहिए nth सेकेंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला था अपने पास V naught प्लस a/2 2n माइनस 1। अब Sn के लिए बात करें तो V नॉट की वैल्यू तो 0 है, तो ये आ गया सिर्फ a/2 2n माइनस 1। और फिर Sn प्लस 1 के रिगार्डिंग जो है वो बात करें तो Sn प्लस 1 का रेशो, हमें Sn और Sn प्लस 1 का रेशो चाहिए क्वेश्चन में, चाहे भले n माइनस 1 दिया है हम लोगों को, ओके। तो ये मिलेगा a/2 2n की जगह पे हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो ये जो है वो हम लोगों को मिला, यहाँ से 2 जो है वो कैंसिल हुआ और जो फाइनल आंसर बनेगा वो देखते हैं। चलो तो ये हम लोगों ने डायरेक्टली कट किया, वो होगा नहीं ना बेटा, क्योंकि एक जो है वो इनसाइड है, पूरा मल्टीप्लिकेशन में होगा तो होगा। चलो तो ये हो गया 2n प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ गया a/2 2n प्लस 1 और ऊपर मिला a/2 2n माइनस 1। अब ये दोनों का रेशियो निकालोगे तो a/2 कैंसिल और आंसर मिलेगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमको दिया हुआ है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ओके, जो है अपने पास ZXA, उसमें से अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन अ सीक्वेंस, ओके। जनरेट हुआ Z-1 B और उसमें से कन्वर्ट हुआ Z-3 C,
और उसमें से कन्वर्ट हुआ z माइनस 2d, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट x, द पॉसिबली डीके पार्टिकल। ओके, डीके पार्टिकल देखना है। यहाँ से z में से एक z जो है वो -1 हुआ, z -1 यानी कि -1। ओके, तो ये मिला हम लोगों को बीटा पार्टिकल। ये हो गया हमारे लिए अपना बीटा पार्टिकल। फिर यहाँ से -2, -1 से -2 हुआ, यानी कि ये हो गया अल्फ़ा। और फिर से ये -3 से हो गया -2, यानी कि +1 हुआ, तो ये आ गया फिर से बीटा। तो एक में हम लोगों को नेगेटिव बीटा डीके मिल रहा है, तो दूसरे में हम लोगों को पॉजिटिव बीटा डीके जो है वो मिल रहा है। तो आंसर ये हो गया नेगेटिव बीटा डीके। फिर z -1 मिला, तो ये तो अल्फ़ा ही है, और यहाँ पे एक बीटा जो है वो प्लस हुआ, तो हुआ माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ऑप्शन डी। चलो, फिर दिया है अ स्क्रू गेज gives the following reading when used to measure the diameter of wire. Main scale reading 0, circular scale reading 52 division. Okay, main scale reading 0 plus circular 52 division. Numbers of coinciding division 52, given that 1 mm on a main scale correspond to 100 division on the circular scale. Okay, so that the least count 1/100 mm. The diameter of wire. Okay, ये बेटा डायरेक्टली आंसर हो गया 0.52 mm डायमीटर मिलेगा। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में से तो 10⁻⁻1 और ऐड होगी, तो ये हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ओके, यानी आ गया डी। चलो नेक्स्ट वन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्पेस बिटवीन द प्लेट। If the distance between the plate is d and the area of the each plate is a, the energy stored in a capacitor. Okay, स्टोर एनर्जी यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो स्टोर एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर ए डी। ये आप लोगों का थियरी क्वेश्चन ही है, चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर की लास्ट थियरी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर ए डी। अगर यहाँ पे आपको पूछा गया होगा कि एनर्जी डेंसिटी, तो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, तो ऑप्शन 1 होगा। बट सिर्फ एनर्जी पूछा है, देन अपना आंसर आएगा सेकंड वन। नेक्स्ट बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज अ हॉल कॉन्सेंट्रेशन in a p-type semiconductor. The external field is applied across the each of them. Compare the current in them. Okay, आपको करंट जो है वो फाइंड आउट करना है। एक चीज़ हम लोगों को डायरेक्टली पता है, म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ जो है वो होल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही होगी, तो ये ग्रेटर ही होगा। तो ग्रेटर होगा तो इजीली पता चल जाएगा कि भाई एन टाइप में करंट जो है वो ज़्यादा पास होगा, और पी टाइप में करंट जो है वो कम पास होगा। तो आई एन इज ग्रेटर देन होगा आई पी। सो करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। सो ऑप्शन थर्ड वन। चल नेक्स्ट वन, कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 cm and concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with the distance d between them. If the parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam,
देन द डिस्टेंस d इन द सेंटीमीटर। ओके यार, ये तो डायरेक्टली जो है वो हो जाएगा। कैसे डायरेक्टली होगा, चलो देखते हैं। f1 की वैल्यू आपको क्या दे दी गई है, 20। f2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5, क्योंकि f1 जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, f2 जो है वो कॉन्केव लेंस है। ओके चलो, तो हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि सेकंड में से सेकंड लेंस से जो लाइट जो है वो पास आउट होगी वो पैरेलल निकलेगी। उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका सोर्स कहाँ पे होगा, फोकस पे। अब फोकस पे सोर्स है तो f1 और f2 की वैल्यू यानी कि ये जो है वो फोकस और ये डिस्टेंस सेम हो गया ना। सो हम लोगों को स्मॉल d निकालना है। सोच लो ये हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स और ये आ गया कॉनकेव। अब इसमें से हम लोगों को करंट जो है वो पास करवाना है, सॉरी नॉट करंट, लाइट। ओके, ये लाइट रे गया यहाँ से, एंटर हुआ, फिर इधर कहीं पे जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये हो गई अपनी ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे कहीं पे इसका जो है वो फोकस पॉइंट है, सोच लो। तो ये जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो है वो यहाँ पे कोइंसाइड हो गए। तो इधर से वो पैरेलली जो है वो जा रहे हैं, ऐसा बोला है हम लोगों को। तो ये डिस्टेंस हमें पता है 5 सेंटीमीटर है। अब ये टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ f1 20 है, f2 5 है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आंसर मिलेगा हम लोगों को 15। चल, ऐसा कोई प्रिज्म वाला क्वेश्चन हो उसमें एक चीज़ फिक्स है कि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है कौन सा लो, स्नेल्स लो। n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। चलो, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलरली आ रहा है, यहाँ पे ये 60, ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो क्या होगा। ओके, ये 30, ये 30 और फिर से ये जो है वो 90, फिर ये पूरा 90 हो जाएगा। तो ये 30 है ऊपर वाला, तो ये आ गया 60 यहाँ पे, तो ये बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री। और ग्लास के लिए आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। सो ये आ गया यहाँ पे √3 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू n2 मीडियम में अपने पास 8 यानी कि 1 और साइन E। इमर्जेंट एंगल जो है वो हम लोगों को निकालना है। चलो, तो इमर्जेंट एंगल यहाँ से ऐसे कुछ इमर्ज होगा, इसको कहेंगे हम लोग इमर्जेंट एंगल, वो हम लोगों को निकालना है। हो गया ना डायरेक्ट आंसर बिडू, ये हो गया √3, ये आ गया बिडू 1/2, तो ये आ गया बिडू साइन E। तो आ गया ना बिडू आंसर अपना साइन E √3/2। साइन √3/2 कब मिलेगा, 60 पे। सो इमर्जेंट एंगल जो है वो बन गया अपना 60 डिग्री। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B and identify the correct answer. Okay, a Zener diode is connected in a reverse bias when the used as a voltage regulator. A potential barrier of PN junction lies between 0.1 volt to 0.3 volt. सो ए तो करेक्ट है, और पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ग्रेटर देन जो है वो हम लोगों को वैसे तो मिलेगा सिलिकॉन के लिए 0.7 और गैलियम के लिए मिलेगा हम लोगों को, सॉरी जर्मेनियम के लिए हम लोगों को मिलेगा वो 0.2 से 0.3 तक। तो बिटवीन 1 and 3 बोला है, तो सेकेंड वन रॉन्ग है।
ओके, तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, तो आंसर होगा सी। कैरी बेस था बेटा। चलो, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। ओके, यहाँ पे अपने पास एक कंडक्टर है, यहाँ पे अपने पास एक कंडक्टर है। दोनों की रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2। फिर हम लोगों ने वो दोनों को कनेक्ट किया। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो हम लोगों को निकालना है। चलो, तो कैसे निकालोगे? तो एक चीज़ हमें पता है या पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जैसे ही आप लोग दो कंडक्टर को या फिर दो कंडक्टिंग मटेरियल है, स्फीयर है, उसको आप लोग कनेक्ट कर रहे हो वायर के साथ, तो दोनों पे पोटेंशियल जो है वो इक्वली शेयर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2। तो ये कैंसल। चलो, K इज इक्वल टू सिग्मा के फॉर्म में अगर Q की वैल्यू पुट करें, सिग्मा 1 इंटू A1 यानी 4 पाई R स्क्वेयर, यानी कि हो गया ये 4 पाई R1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R2। तो एक एक R2 ऊपर नीचे से गया, 4 पाई गया, यहाँ पे सिर्फ बचा 1, यहाँ पे भी सिर्फ बचा 1, तो ये कैंसल। देन सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, सेकंड ऑप्शन। चलो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ अ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, इधर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लग दो, इज इक्वल टू सामने की तरफ जो है जिस पे डिपेंडेंट है वो सभी के डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो रख दो, उसकी पावर दे दो और उसको सॉल्व कर दो। तो एनर्जी का हो गया m1 L2 T-2, फोर्स के लिए हो गया m1 L1 T-2 रेज़ टू a। एरिया के लिए जो है वो हो गया, सॉरी एक्सेलरेशन है नॉट एरिया, तो एक्सेलरेशन के लिए L1 T-2 रेज़ टू b, और ये आ गया टाइम t के लिए t रेज़ टू c। चलो अब सभी को ऐड करते हैं, तो m रेज़ टू a L रेज़ टू a प्लस b t रेज़ टू -2a -2b प्लस c। तो ये आ गया m1 L2 T-2। चलो, तो ये आ गया, इक्वलाइट कर दोगे दोनों साइड, तो ये आ गया a इज इक्वल टू 2, फिर a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिलेगी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू एनर्जी के लिए 2 है, यहाँ पे आ गया अपने पास a प्लस b इज इक्वल टू b 2, तो 2 दोनों साइड से कैंसिल, सो वो हो गया 0। b की वैल्यू 0 डायरेक्टली नहीं होगी, कुछ हम लोगों ने लोचा किया होगा, देखते हैं। चलो, सो ये एनर्जी के लिए m1 L1 T-2, फोर्स का m1 L1 T-2, एक्सेलरेशन L1 T-2, टाइम t। सो ये आ गया a इज इक्वल टू 2, a प्लस b इज इक्वल टू 2, वो भी 2 है, तो b तो 0 ही होगा। और ऐसा तो यहाँ पे अपने पास आंसर नहीं है। ओ या हम लोगों ने यहाँ पे a की वैल्यू ही जो है वो रॉन्ग कर दी है। a इज इक्वल टू इक्वलाइट कर देंगे तो ये होगा 1, हमने 2 ले लिया था। हाँ, अब सही है।
चलो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 1. सो फिर -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2. तो ये हो गया -2 -2 -4 -4 सामने गया +4, c इज इक्वल टू +2. सो आंसर मिला f⁻1 a⁻1 और t⁻2 यानी कि सेकेंड. चलो नेक्स्ट वन. इफ एनर्जी E and G representatively denoted energy and gravitation constant, then the dimension formula of E by G. Okay, energy m1 L2 t-2 और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का m-1 L3 t-2. तो ये दोनों कट, तो ये हो गया ऊपर जाएगा तो ये हो गया m2, फिर आ गया L के लिए L-1 और T के लिए आ गया 0. तो ऑप्शन ए जो है वो अपना फाइनल आंसर बनेगा ना. ओके जस्ट अ सेकेंड. अब थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा है हम लोगों ने गलती की है. डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे m-1 L3 T. ओके एक बार चेक कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं तो दिक्कत ना हो. G इज इक्वल टू हम लोगों को यूनिट मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि m1 L1 t-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि ये m2. तो ये गया ऊपर, तो ये आ गया m1. फिर सॉरी हाँ m-1 L3 t-2 नहीं है बेटा, हम लोग सही थे. चलो -2, तो t-2 जो है वो कट हो जाएगा और आंसर मिलेगा m2 L-1 t0, यानी कि फर्स्ट वन जो है वो अपना राइट आंसर होगा. चलो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं. A lens of a large focal length and a large aperture is best suited as an objective of astronomical telescope. क्यों? तो उसके लिए a large aperture contributes to the quality and visibility of the images. Yes, ये right है. A large area of objective ensure better light gathering power. Yes, ये भी right है. A large aperture provide better resolution. ये भी right है. ओके राइट आंसर दिया है ऑल ऑफ देम. तो यस फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट में आप लोगों को दिया हुआ है अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर. ओके एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया हुआ है 240. ब्रेक इनटू 2 फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास नंबर. ओके इसको A1 बोल देते, इसको A2 बोल देते. वो है 120 और ऐसे कितने फ्रेगमेंट जनरेट हुए 2. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस. ओके इसके लिए आप लोगों को बाइंडिंग एनर्जी जो है वो दे दी गई है, वो है E इज इक्वल टू या फिर E1 इज इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. फिर द वाइल द टोटल फ्रेगमेंट ऑफ. ओके फ्रेगमेंट के लिए एनर्जी दी है आप लोगों को E2 इज इक्वल टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. देन टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोसेस. ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपना न्यूक्लियस वाला चैप्टर था उसमें से है. एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग आइंस्टाइन का जो अपने पास फॉर्मूला था ना, वो आइंस्टाइन के फॉर्मूला के बेस पे है. डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc² के फॉर्म में, या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू डायरेक्टली मिल जाएगा हम लोगों को. पहले कितनी एनर्जी थी 240 मास नंबर इंटू 8.5 जितनी थी. फिर अच्छा हाँ हम लोगों ने उल्टा ले लिया, अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस 7.6 वाइल दैट द फ्रेगमेंट 8.5. ओके सही है, हम लोगों ने सही लिया है, उल्टा नहीं लिया है. चलो 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 तो फिर ये आ गया 7.6 माइनस
ये भी हो गया 240, क्योंकि दो फ्रेगमेंट बने 120 120 के, तो ये भी 240 हो गया, इनटू ये आ गया 8.5। तो दोनों में से 240 को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये आ गया 7.6 माइनस 8.5, यानी कि 0.9 इंटू 0.9 इंटू 240, यानी कि ये हो गया 216 माइनस 216 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। डी, a particle is a release from height s। ओके, हाइट h की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है, वो है s, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी 3u। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ओके, हम लोगों को हाइट चाहिए, और सेकेंड वन क्या चाहिए, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड। ओके, हाइट और स्पीड दो वैल्यू जो है वो हम लोगों को चाहिए। ओके, चलो तो देखते हैं कि अपना आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा। तो एक चीज़ हम लोगों को पता है, अब टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पे जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, mgh जितनी ना, यानी कि mgs जितनी होगी। फिर हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब आपको बोला गया है काइनेटिक एनर्जी 3u जितनी है, तब हम लोगों को टोटल एनर्जी जो मिलेगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, mgs जितनी। चलो, तो ये आ गया 4u, u यानी क्या हो गया, mgh इज इक्वल टू mgs, mg कैंसल, देन h इज इक्वल टू s बाई 4। चलो, तो फर्स्ट तो जो है वो हो गया सॉल्व। सेकेंड वन को सॉल्व करते हैं। एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, देन 1/2 mv स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू mgh, mm कट, देन v स्क्वेयर इज इक्वल टू 3gs बाय, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, v स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 3gs। जस्ट अ सेकेंड, चलो ये आ गया यहाँ पे s बाई 4, यस h की वैल्यू s बाई 4 इंटू ये गया यहाँ पे 2 ऊपर, तो मिला 2 2 ज़ा 4 रूट 3gs बाई 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, हाफ साइकिल, ओके हाफ लाइफ, यानी कि t हाफ की वैल्यू हमको दी है, टी हाफ की वैल्यू हमको दे दी गई है, वो है 100 आवर्स। 100 आवर्स का उसका हाफ टाइम है। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर टी इज इक्वल टू 150 आवर्स। चलो, तो 150 आवर्स में कितना बचा होगा वो देखना है, तो अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला था T इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। तो T की वैल्यू है 150, n एज इट इज़, इसकी वैल्यू है 100, सो n की वैल्यू मिली हम लोगों को 3/2, और उसी के बेस पे डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला था R/R0 इज इक्वल टू 1/2n। So 1/2 3/2, 2 का क्यूब
सॉरी, हाँ 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, तो आंसर मिलेगा 1/2√2। 34 में आंसर होगा बी। नेक्स्ट वन, स्प्रिंग इज अटैच बाय 5 सेंटीमीटर, फोर्स 10 न्यूटन। ओके, आपको जो है वो दिया हुआ x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, force F is equal to 10 Newton, and the time period of oscillations when the mass 2 kg is suspended. Okay, time t is equal to 2 pi under root m by k, अपने पास फॉर्मूला है। ओके, क्वेश्चन ये आया व्हाट इज k, तो k इज इक्वल टू अपने पास और एक फॉर्मेशन था f बाई एक्स, बिकॉज ऑफ f इज इक्वल टू के एक्स, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m जो है वो एज इट इज k की जगह पे हो गया f बाई एक्स गया ऊपर, सो t इज इक्वल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट m की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय k की वैल्यू, ओ अच्छा k नहीं f की वैल्यू 10, तो ये 10 कट, ये -2 का स्क्वायर यानी कि -1, और 2 पाई यानी कि हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻1 यानी कि 0.628 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू मिलेगा 0.628 सेकेंड टाइम पीरियड। चलो 34, में आपको दिया हुआ है सीरीज LCR सर्किट, ओके, कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर, 40 ohm resistance connected to 230 volt variable frequency source. The angular frequency of the source at which power transmitted to the circuit is half the power at the resonant frequency. ओके, आप लोगों को दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग जो है वो डायरेक्टली क्या लिखते थे, ओमेगा इज इक्वल टू, या फिर ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 2 ले लेते हैं। चलो, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, पहले प्लस फिर माइनस, कुछ भी। तो पहले चाहिए हम लोगों को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बेस पे अपना जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला था ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, तो ये हो गया 1 अंडर रूट ऑफ L की वैल्यू है 5, कैपेसिटेंस है 80 इंटू 10⁻6, तो नीचे आ गया 400 का स्क्वायर रूट 20, 10⁻6 का स्क्वायर रूट 10⁻3, तो ये मिलेगा हम लोगों को 50 रेडियन पर सेकेंड। एंड डेल्टा ओमेगा की वैल्यू भी हम लोगों को मिलेगी। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, देखते हैं चलो। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू का अपने पास फॉर्मूला था R/2L, R की वैल्यू 40, 2 इंटू 5 ये मिला 4, तो 50 माइनस 4 यानी कि 46 और 50 प्लस 4 यानी कि 54, तो सी ऑप्शन जो है वो अपना राइट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं 37 पे।
37 में हम लोगों को दिया हुआ है टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, ओके, हैविंग अ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस इन द सेम प्लेन विथ देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, यानी कि कॉन्सेंट्रिक दी है, r1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर वेरी ग्रेटर r2 and the mutual inductance M between them will be the directly proportional to, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मेशन तो ऐसा था अपने पास phi इज इक्वल टू m इंटू आई। सो phi 2 की बात करें तो phi 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस m के बारे में डिस्कशन करें तो अरे यार डायरेक्टली अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला है, तो उसी के फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो निकाल देते हैं। चलो डायरेक्टली आंसर आएगा m इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर है वो है n1 n2 पाई r1 स्क्वेयर या फिर पाई r स्क्वेयर IL, ऐसा कुछ है। तो इसी के बेस पे डायरेक्टली हम लोगों को पता चल ही जाएगा कि भाई आर स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल में है, तो डायरेक्टली आर स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल के रिगार्डिंग आप लोग डिस्कशन कर दो तो हो जाएगा। नहीं, एक बार स्क्वेयर है एक बार नहीं है, तो एक काम करो, इसको ना ये फॉर्मूला के बेस पे नहीं होगा, इसको पूरा का पूरा हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो बच्चा पार्टी तो सॉल्व कर देते हैं। सो 5 2 इज इक्वल टू अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, b इंटू पाई r2 स्क्वेयर, बट b की बात करें तो b होगा अपने पास म्यू नॉट I1 2 पाई r1 इंटू r2 स्क्वेयर, ओके, 5 बाई आई हो गया m इज इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वेयर बाई r1। चलो, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strike the ground and rebound to the same height, the magnitude of impulse imparted to the balls। ओके, आप लोगों को क्या चाहिए, इम्पल्स चाहिए, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी या फिर m इंटू डेल्टा वी, यानी कि m v2 माइनस m v1, मास तो सेम ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी चाहिए, ओके, तो इसमें हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगी v2 इज इक्वल टू √2gh माइनस m v1 की वैल्यू माइनस √2gh। क्यों, क्योंकि एक बार वो नीचे आ रहा है एक बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2m √2gh। अब इसमें वैल्यू पुट करके आंसर जो है वो देख लेना, मुझे मिल रहा था 4.2 आंसर आएगा आप लोगों का। Point object is placed at a distance 60 centimeter, okay, from the convex lens, ओके। सो u1 की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है, वो है -60 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इफ अ प्लेन मिरर were put perpendicular to the principal axis on the lens at the distance 40 centimeter, from it the final image would be formed at a distance of, ओके, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी वो हम लोगों को पूछा गया है। सो 60 पे रखा था, 40 पे मिरर है, मिरर से रिगार्डिंग थियरिटिकली भी हम लोग चेक करें, ये 40 ये 60, यहाँ पे वर्चुअली जो है वो ये पास होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा टोटल।
क्योंकि टोटल इस तरफ भी फोकस जो है वो 2f होगा 60 का, जैसे यहाँ पे 2f है 60 का, तो ये 40 ये हो गया। हाँ, तो आंसर मिलेगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, नहीं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्राइम मिरर इट वुड बी ए वर्चुअल इमेज। यस, सी आंसर, सॉरी नॉट सी, जस्ट सेकंड, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज। यस, क्योंकि मिरर में पीछे की तरफ तो जो है वो इमेज जाएगी नहीं, यानी कि यस यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी तो वो इमेज होगी रियल। सो आंसर फर्स्ट वन होगा, नॉट 4, फर्स्ट। चल, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर लेंथ 12A and resistance R is wound up the current carrying coil in the shape first equilateral triangle side A square of side A. The magnetic dipole moment of the coil in each, okay, magnetic dipole moment निकालनी है, so M1 is equal to NIA। numbers of turns जो है वो हमको दिया हुआ है कितना, ओके वो नहीं दिया है, तो 12A उसकी लेंथ है, उसमें से ट्राइंगल फॉर्म करोगे तो कितनी ट्राइंगुलर लूप जनरेट होगी, 4, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3A जितना वायर जाएगा, 3A जितना, हमारे पास 12A जितना है, तो फिर एक लूप जनरेट करो, फिर 3A 3A 3A, यानी कि टोटल 12, तो ये n इज इक्वल हो गया 4। I की वैल्यू नहीं है। एरिया, तो एरिया मिलेगा हम लोगों को ट्राइंगल के लिए √3/4A²। एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4A²। फिर M2 स्क्वायर लूप के लिए, स्क्वायर लूप कितनी बनेगी, 3 इंटू I एरिया ऑफ स्क्वायर A²। अब ये दोनों का रेशियो लेना है, तो I कट, 4/4 इधर से कट, A² कट, √3, ओके हाँ ये मिला, तो रेशियो नहीं निकालना है, ये आंसर चाहिए। ओके, तो मिल गया आंसर फर्स्ट वन, √3IA² और 3IA²। 41, a car starts from rest and accelerates at 5 meters per second at t is equal to 4 seconds. Ball is dropped out of the window by person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of a ball? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को दो जो है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो टोटल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू v हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी v वर्टिकल का स्क्वायर। चलो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हम लोगों को मिलेगी वो क्या मिलेगी, a5 इंटू टी की वैल्यू है 4, तो उसका स्क्वायर, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और वर्टिकल कंपोनेंट में अपने पास जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको नॉर्मली लेते हैं 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर, इसमें भी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 टाइम 20 का स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू 20 का स्क्वायर, यानी कि उसको रूट को में से बाहर निकाल दोगे तो √2 इंटू 20, सो 20 √2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा एक ही ऑप्शन नहीं, सॉरी 2 ऑप्शन है, तो दूसरा हमको चेक करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी मिली हम लोगों को 20 √2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आप लोगों को मिलेगी वो आफ्टर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे आपको बोला गया है, तो t इज इक्वल टू 6 पे अब उसके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल होगा, तो आंसर होगा 4। चलो, ये तो बहुत इजी है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा। R2 R3 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और 1 उसके साथ जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, और I3/R
I1 का रेशियो निकालना है तो मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म से। ऐसा होगा I3 इज इक्वल टू I1, I1 यहाँ से निकला, ये गया I1, यहाँ पे I3, तो ये हो गया R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। डायरेक्टली मैंने लिखा है, सो I3 बाय I1 R2 divided by R2 plus R3। A particle of mass m is projected with velocity v। अच्छा, ये फॉर्मूला दिया है, v इज इक्वल टू के वी ई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द मैक्सिमम हाइट above the surface reach by the particle। ओके, कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचेगा वो हमको निकालना है। चलो, तो टोटल एनर्जी के फॉर्म में बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के थ्रू, फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ 1/2 mv² यानी कि के वी ई ऑल स्क्वेयर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, टोटल एनर्जी। तो जो सामने मिल सकता है वो लेके जाते हैं। वी की वैल्यू हम लोगों को पता है, वी ई की वैल्यू मिलेगी √2g आर ई यानी कि 2g अपॉन आर ई। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के वी ई स्क्वेयर बाय 2 माइनस वी ई स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस वी ई स्क्वेयर बाय 2 आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। सो एच बाय आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वेयर माइनस 1। आर ई के स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस के स्क्वेयर। चलो, क्वेश्चन नंबर 44। A step down transformer connected to the AC main supply bus 220 volt is made to operate 11 volt 44 volt lamp ignoring power losses in a transformer. What is the current in a primary circuit? तो प्राइमरी सर्किट में टोटल करंट कितना होगा वो करंट हम लोगों को चाहिए, तो मिल जाएगा ना डायरेक्टली। कहाँ से देखते हैं, चलो। प्राइमरी का वोल्टेज दिया 220 और सेकेंडरी का वोल्टेज दिया ओनली 11। सो रेशियो मिलेगा हम लोगों को, रेशियो बाद में निकालते हैं। चलो, पावर P इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू आई। सो पावर जो है वो दिया हुआ है 44 पे ऑपरेट हो रहा है। Vs की वैल्यू 11, Is चाहिए तो Is मिला 4 एम्पियर और Ip अपॉन Is इज इक्वल टू Vs अपॉन Vp अपने पास फॉर्मूला था, तो इसमें से Ip को सब्जेक्ट बना दो। Vs है 11, ये है 220 इंटू Is की वैल्यू 4। फोर बाई 20 यानी कि 0.2 एम्पियर। 27 drop of same size are charged at 220 volt combined to form a bigger drop. So V prime is equal to 2 raised to
अच्छा, फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, एक काम करते हैं उसको जनरल फॉर्मेशन में पहले लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो n⁻²/3 इंटू वी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये आ गया 27 ड्रॉप है, उसकी 2/3 पावर इंटू 220, सो 70 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट, तो वो हो जाएगा 9 इंटू 220, तो ये होगा 1980 वोल्ट। डी। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत easy question. For the given circuit, input digital signal are applied at the terminal A, B and C. What will be the output terminal? A, B और C इनपुट वोल्टेज है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों को आउटपुट टर्मिनल जो है वो निकालना है। चलो देखते हैं। दो अपने पास वैसे तो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वन और सेकंड वन, दोनों के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालना है। ये अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ये जीरो स्टेबल, एक डाउन एक अप स्टेबल, एक डाउन एक अप स्टेबल, डाउन अप स्टेबल, स्टेबल अप डाउन स्टेबल, स्टेबल। तो फर्स्ट वन में मिला 3, ओके, तो फर्स्ट में 3 मिला तो दोनों में 3 ही होगा ना, फिक्स है, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही दिया है, तो दोनों में वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगी, तो 3 मिलेगा आप लोगों को आंसर। वैसे मैंने जो डायरेक्टली किया वो डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है वो ये आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है ना उसके लिए ट्रूथ टेबल बना सकते हो, और ट्रूथ टेबल जो है वो ट्रूथ टेबल के बेस पे अपना आंसर जो है वो मिलेगा हमें। नेक्स्ट वन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius r with a uniform speed take a t time to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by its equal 4r, the angle of projection theta. ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो एक चीज़ हमें पता है, for a circular motion v is equal to 2 pi r by t, and maximum height v naught square sin square theta naught by 2g, तो मैक्सिमम हाइट है 4r, v naught की वैल्यू 2 के फॉर्म में, ये मिला 2gt² अपॉन पाई स्क्वेयर r, इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, सो साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2gt² अपॉन पाई स्क्वेयर r ऑल रेज टू 1/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन, साइन स्क्वेयर थीटा नहीं, ओनली साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2gt² बाई पाई स्क्वेयर r रेज टू 1/2, डी ऑप्शन। For a circular ring of mass m, radius r and arc correspond to a 90-degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. Then the value of k. अरे यार ये बहुत ही ईजी है, सेम टू सेम अपने पास इलस्ट्रेशन था, तो उसमें आंसर मिल रहा था i इज इक्वल टू 3/4 mr स्क्वेयर। अब इसको जो है वो हम लोगों को इक्वलाइट करना है, तो इक्वलाइट करेंगे तो पता चल जाएगा k इज इक्वल टू 3/4 r वैसे तो होगा,
चलो फिर एक आप लोगों को बीम जैसा दिया हुआ है, यूनिफॉर्म लोड ऑफ 20 सेंटीमीटर 500 ग्राम इज बैलेंस। ओके, सेम टू सेम अपने पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में इलस्ट्रेशन है, और इसी के बेस पे आपका आंसर बनेगा 1/12 kg इन द प्रोडक्ट F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस B, Q वेक्टर V क्रॉस B I J K, Q1 V दिया है, F दिया है। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड B? चलो तो ये जो है वो इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। F की वैल्यू है हमारे पास, E की वैल्यू है, सो F इज इक्वल टू हम लोगों के पास तो एक तो फॉर्मेशन है ही, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, तो ये आ गया ये I कैरेट J कैरेट K कैरेट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो 2 4 6 और 4 -20 12। क्लियर? या फिर ओके सॉरी हम लोगों ने फोर्स रख दिया, फोर्स नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो V इंटू बी है, तो B की वैल्यू तो है ही नहीं हम लोगों के पास, तो उसको लिख देते हैं चलो BX BY और BZ के फॉर्म में, सो BX BY BZ के फॉर्म में, और टोटल फोर्स दिया हुआ है फाइनल आंसर 4I -20J प्लस 12K कैरेट। ओके, तो ये दो आप लोगों को फॉर्मूला मिलेंगे, उसको इक्वलाइट करना है। मैं बता दूँ चलो इसमें क्या मिलेगा, प्लस 4I कैरेट -20J कैरेट प्लस 12K कैरेट इज इक्वल टू 4 BZ माइनस 4BZ माइनस 6BY I कैरेट, फिर -1 2B2 माइनस 6BX प्लस K कैरेट 2BY माइनस 4BX। अब x कंपोनेंट को x के साथ इक्वलाइट कर दो, y को y के साथ और z को z के साथ, तो आप लोगों को तीनों कंपोनेंट के लिए फील्ड मिल जाएगी और कंपोनेंट भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों का जो ये चैप्टर है वो चैप्टर का सॉल्यूशन बच्चा पार्टी क्लियर। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।